नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के ईएफएम मेजर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के यानी कि जो भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास है खास। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, यूनिट वाइज बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यूटिलिटी है। एंड सेकेंड यूनिट में इंडिफरेंस कर्व है, डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिमांड फोरकास्टिंग है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस है। थर्ड यूनिट आपकी रिलेटेड हुई प्रोडक्शन फंक्शन से एंड मार्केट एनालिसिस से। एंड फोर्थ यूनिट आपकी रिलेटेड है बिजनेस साइकिल से एंड इंटरनेशनल नेशनल इनकम के मेजरमेंट से और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपकी पोस्ट फोर्थ यूनिट है। अब अगर मोटी मोटी बात करूं तो आपको देखो क्या पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको यहाँ से रेंट थ्योरी पढ़ लेनी है, आपको नेशनल इनकम आपको पढ़ लेनी है। क्लियर। थर्ड यूनिट की बात करूँ तो आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको देखना है। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको पढ़ लेना है। एंड यहाँ से आपको लॉ ऑफ डिमांड आपको देख लेना है, इंडिफरेंस कर्व का आपको एक वो देख लेना है। कॉस्ट और रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली। और यहाँ से यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ को आपको देखना है। प्लस में बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप के रिलेटेड आपको बातें कर लेनी है। तो इस तरीके से यदि आप इन क्वेश्चंस को भी देखोगे, इन टॉपिक्स को भी देखोगे, तो आपका पेपर अच्छा सा जाने के चांसेज है। अब आपको, क्योंकि हम तो वन शॉट क्लास की बात कर ही नहीं रहे, हम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वन शॉट क्लास आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बीकॉम को ये पेपर मिलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से, ठीक है। लॉ में ये पेपर चलता है इकोनॉमिक्स के नाम से। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, वहाँ पे मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के नाम से आप इसको पढ़ते हो। और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो वहाँ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ते हो। दोस्तों, नाम कुछ भी दे दो, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है और वो कहीं भी चलती है, तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें वही चलेंगे। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, इंडिफरेंस कर्व वगैरह वगैरह। तो इसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं है, लेकिन 17 क्लासेस हमने अपलोड कर रखी है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन की ही क्लास आप देख सकते हो। तो ये जो क्लासेज है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में, वो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। कैसे? आप जैसे शुरुआत से देखोगे, इकोनॉमिक्स के मीनिंग की इंट्रोडक्शन की क्लास, यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल है, इंडिफरेंस कर्व है, इसके अलावा डिमांड वगैरह भी है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन की बात करूँ, तो यूनिट वाइज आपसे यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख पाओगे। रेंट थ्योरी हमने डिटेल में डाल रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमने डाल रखा है। तो कहने का मतलब, जो क्लासेज है माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, वो आपके लिए डेडिकेटेड है। और मैं यहाँ पर जनरली यही चीज़ बताने आया हूँ। और इसके अलावा इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए रहने वाले हैं, उनको भी हम अब लगे हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं। तो चलिए सेक्शन ए की यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है और इसका अर्थ समझाओ। तो देखो दोस्तों, समझते हैं। यानी कि जब इकोनॉमिक्स को किस में यूज लेने लग जाए, बिजनेस में यूज में लेने लग जाए, ताकि बिजनेस की जो प्लानिंग है, बिजनेस के जो डिसीजन है, वह ईजी हो जाए, फैसिलिटेट हो जाए। तो जब इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन किसके साथ हो जाए, बिजनेस के साथ हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका ट्रेडिशन आया था, या यूं कहें इसका ट्रेंड आया था। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या माना जाता है, बर्थ माना जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यानी कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों को व्यवसायिक निर्णयों में लागू करता है। इट हेल्प्स मैनेजर्स इन प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड सॉल्विंग प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि यह प्रबंधकों को योजना बनाने में, पूर्वानुमान करने में, जोखिम व अनिश्चितता की स्थिति में समस्याओं के समाधान करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद बिजनेस प्रैक्टिस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स का बिजनेस के साथ जुड़ना या इंटीग्रेट होना क्या कहा जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इट फैसिलिटेड टू डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग फॉर द मैनेजर्स, और यह मैनेजरों को भविष्य के लिए नियोजन करने में और डिसीजन लेने में क्या करता है, सुविधा देता है। ये इसका काम है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। क्योंकि देखो, हमारी जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, उसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा हुआ था 1933 में, रेगनर फ्रिश ने किया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स का
या इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। वहीं अगर हम पूरी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर बिजनेस पे अप्लाई होती है, पर्टिकुलर फर्म पे अप्लाई होती है। तो इसकी नेचर की बात करें तो ये कैसी है नेचर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड माइक्रो ओरिएंटेड, pragmatic इन नेचर एंड नॉर्मेटिव इन नेचर, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र अनुप्रयुक्त है, यानी कि रियल प्रॉब्लम पे अप्लाई होती है, यानी कि रियल फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है। माइक्रो ओरिएंटेड है, यानी कि सूक्ष्म उन्मुख है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यवहारिक है और मानक प्रकृति का है। इट कंबाइंस थ्योरी विद प्रैक्टिस टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर रिसोर्सेज, यानी कि यह दुर्लभ संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है। नेक्स्ट है स्टेट द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताओ। अब व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का मतलब है कि हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। तो एक बिजनेस की हर चीज का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्कोप इंक्लूड्स डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग फॉर बिजनेस डिसीजंस, यानी कि इसके क्षेत्र की बात करें तो हम मांग विश्लेषण को पढ़ते हैं, उत्पादन व लागत विश्लेषण का विश्लेषण करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं, लाभ प्रबंधन करते हैं, पूंजी प्रबंध करते हैं, आर्थिक पूर्वानुमान। ये सारे काम जो एक बिज़नेस को सफल होने के लिए किए जाते हैं, वो सारे काम बिज़नेस इकोनॉमिक्स में किए जाते हैं। दैट्स व्हाई बिज़नेस इकोनॉमिक्स का स्कोप ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्यज अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आर्थिक विचार क्या है। अर्थशास्त्र एम्फसाइजेज स्टेट कंट्रोल, टैक्सेशन, ट्रेड रेगुलेशन एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अर्थशास्त्र में राज्य नियंत्रण, कर व्यवस्था, व्यापार नियमन और सामाजिक कल्याण पर बल दिया गया है। इट हाइलाइट्स इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड एथिकल गवर्नेंस। इसमें आर्थिक प्रशासन, राजस्व संग्रह और नैतिक शासन का वर्णन है। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी प्रकृति की बात करें तो वो प्रकृति में राजनीतिक है, यानी कि पॉलिटिकल इन नेचर है, यानी कि राजनीतिक का उसमें ज़्यादा है। वह राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल एथिक्स के तौर पे कंसीडर होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड प्राइसेस, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र उपभोक्ता, फर्म और मूल्य जैसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। इट एक्सप्लेन्स रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेशन द एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि यह संसाधन आवंटन और मूल्य निर्धारण को स्पष्ट करता है। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है वो बताइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विकास जैसे समग्र आर्थिक तत्वों का अध्ययन करती है। यानी कि वहाँ जहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात होती है, जहाँ पर एंटायर इकोनॉमी की स्टडी की बात होती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि आर्थिक विकास या सॉरी आर्थिक मॉडल क्या है। एन इकोनॉमिक मॉडल इज ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रियलिटी, यानी कि आर्थिक मॉडल आर्थिक वास्तविकता का एक सरलीकृत रूप होता है। इट हेल्प्स इन एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, यानी कि यह जटिल आर्थिक संबंधों के विश्लेषण और पूर्वानुमानों में क्या करता है, मदद करता है। यानी कहने का मतलब हम डेवलप होना चाहते हैं, हम हमारे इकोनॉमी को डेवलप करते हैं तो जो हम एक तरीका अपनाते हैं उस तरीके का पहला एक प्रोटोटाइप होता है, एक स्टेप बाय स्टेप कह दे या एक रिप्रेजेंटेशन जैसा एक कोई मॉडल बना हुआ होता है, जिसमें ये होता है उसमें रिलेशनशिप होती है कि यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। जैसे हेराल्ड डोमर का मॉडल हो गया, एडम स्मिथ का मॉडल हो गया, रिकार्डो का मॉडल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल इसमें होते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता समझाइए, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाओ। ये नियम ये कहता है कि यदि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे तो आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का यदि कंजप्शन बढ़ाते हो तो यूनिट वाइज उसका मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो एंड ऑफ द डे या यूँ कहे धीरे धीरे क्या होगी, डिक्लाइन ही होगी। इसे हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ कहते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की खपत बढ़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अब क्योंकि मैं एक एक नियम को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये वन शॉट नहीं, ये पता नहीं
कौन-सा सॉर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसकी डिटेल क्लास अपलोडेड है, आप उसमें ज़रूर देखिए, आप इसको एकदम अच्छे से समझ जाएँगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र क्या है? इंडिफरेंस कर्व आपने इस तरीके का एक डायग्राम देखा होगा इंडिफरेंस कर्व ए, बी, सी। इधर आपने एक्स कमोडिटी ले ली, इधर आपने वाई कमोडिटी ले ली, ठीक है? तो जब कोई कंज्यूमर 2 कमोडिटी के वो सारे कॉम्बिनेशन यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व वह कर्व होता है जो किसी कंज्यूमर के लिए 2 कमोडिटी के वो सारे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है जो उसे इक्वल लेवल सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। An indifference curve shows different combination of two goods that give equal लेवल या इक्वल सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर यानी उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्रों की विशेषताएं बताइए। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड यानी इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। आर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन ये ओरिजिन के कॉन्वेक्स होते हैं यानी कि इसकी जो एमआरएस है वह डिक्रीजिंग होती है। एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टिंग रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर और ये कंज्यूमर के रैशनल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं यानी कि उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, दाईं ओर झुका हुआ होता है, मूल बिंदु की ओर उभरे हुए होते हैं और कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं और एक विवेकशील उपभोक्ता व्यवहार को दर्शाते हैं यानी कि कोई भी उपभोक्ता ये माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि वह क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब हुआ कि वह अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो इन डिफरेंस कर्व में अपने बजट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जहाँ पे क्या होता है इक्विलिब्रियम में इस कंडीशन में होता है जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन सब्जेक्ट टू इनकम एंड प्राइस कंस्ट्रेंट्स यानी कि उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता आय और मूल्य प्रतिबंधों के अंतर्गत अधिकतम संतोष या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम क्या है? हमने कहा है प्राइस यदि इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड उसकी बढ़ती है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग द अनचेंज्ड यानी कि जब अन्य बातें समान रहे तो ये रिलेशन पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस यानी कि मांग का नियम बताता है कि जब अन्य बातें समान रहती हैं तो मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है यानी कि मूल्य और मांग मात्रा में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। मूल्य बढ़ने पे मांग मात्रा घट जाती है और मूल्य घटने पे मांग मात्रा बढ़ जाती है। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? मांग की लॉज क्या होता है? हमने ये तो कह दिया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। तो कितनी प्राइस में चेंज हुआ और कितना डिमांड में चेंज हुआ? तो जब हम इसको क्वांटिटेटिव मेजर में या क्वांटिटी मोड में जब हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस इनकम और रिलेटेड गुड्स यानी कि मांग की लोच मूल्य आय या संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सप्लाई एंड हाउ टू सॉरी क्या बोल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति और आपूर्ति के नियम को समझाइए। आपूर्ति कह दो या इसको पूर्ति कह दो। सप्लाई रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफर्स ऑफर्ड फॉर सेल यानी कि आपूर्ति बिक्री हेतु प्रस्तुत मात्रा है यानी कि कोई भी सेलर जिस प्राइस पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे हम सप्लाई के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड मूव इन द सेम डायरेक्शन यानी कि आपूर्ति का नियम बताता है कि मूल्य और आपूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है यानी कि प्राइस बढ़ती है तो सेलर ज़्यादा वस्तुएं बेचने की चाहेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और अगर प्राइस घटती है तो सेलर कम बेचना चाहेगा तो इसमें ये सप्लाई भी घट जाती है। दोनों में कैसा रिलेशन है? सीधा या पॉजिटिव रिलेशन है। व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? मांग पूर्वानुमान क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग इज द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड मार्केट एनालिसिस यानी कि मांग पूर्वानुमान पिछले आंकड़ों और बाजार विश्लेषण के आधार पर भविष्य की मांग का अनुमान करना है। यानी कि हमारे पास पास्ट के डेटा है और प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन है, इसके आधार पर फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है उसका एनालिसिस करना है, उसका एस्टिमेशन करना डिमांड फोरकास्टिंग कही जाती है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एंड एम आर। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में क्या संबंध है? यानी कि टी आर, ये अपना टी आर हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और इम्परफेक्ट में इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। टी आर ए आर और एम आर, ये आपका ए आर हो गया और ये आपका एम आर हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके के इनके रिलेशन आपको बताना है, डिटेल क्लास में आपको मिल जाएँगे। टोटल रेवेन्यू इज़ प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि इसको बताने की यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़रूरी है नहीं कि, क्योंकि थ्योरी में नहीं पढ़ने पड़ेगा ये, क्योंकि सारे डायग्रामेटिकली चीज़ें हैं, तो आई होप आप वहाँ पे इनको अच्छे से पहले समझ जाओगे। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 में। व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्स क्वांटिटी इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनपुट्स, यानी कि किसी कमोडिटी के लिए जो आपने इनपुट डाला, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या आता है? आउटपुट आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन शोज़ द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन फलन प्रयुक्त कारकों और अधिकतम उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि परिवर्ती, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी कि इसमें तो कुछ भी जोड़ देता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुपातों का नियम। आपने इस तरीके का देखा है, टोटल प्रोडक्शन है और मार्जिनल प्रोडक्शन है। जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, टोटल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। 3 स्टेज इसकी होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न्स। जहाँ पे मार्जिनल 0 होता है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। जहाँ मार्जिनल नेगेटिव होता है, टोटल डिक्रीजिंग मोड में होता है। The law explain how output changes when one factor is varied while other factors remain constant, यानी कि यह नियम बताता है कि जब एक कारक या एक फैक्टर में बदलाव होता है तो और अन्य फैक्टर स्थिर होते हैं, तो उत्पादन किस प्रकार से बदलता है। शुरुआत में उत्पादन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्री इक्वल हो जाता है और फिर क्या होता है? डिक्रीज होता है। व्हाट आर रिटर्न्स टू स्केल? प्रतिपल के से पैमाना, सॉरी, प्रतिफल से पैमाना क्या है? रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल क्या है? इसको हिंदी में इसे बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल के नियम क्या है? रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन आउटपुट बिहेवियर व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनेटली इन द लॉन्ग रन, यानी कि प्रतिफल से पैमाना या पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में सभी कारकों को समान अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन के व्यवहार को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे हमने फैक्टर है, यहाँ पे हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो फैक्टर हमने जितने बढ़ाए उतना ही यदि आउटपुट में चेंज हो जाता है तो इक्वल हो जाएगा। फैक्टर हमने जितने बढ़ाए उससे ज़्यादा आउटपुट में चेंज हो जाता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। फैक्टर हमने जितने बढ़ाए उससे कम आउटपुट में चेंज होता है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न है। यानी कि कहने का मतलब, जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। जब हमारे पास वेरिएबल और फिक्स दोनों हो तो हमारे पास जो नियम काम करता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और जब हमारे पास सारे ही वेरिएबल हो तब हमारे काम करता है रिटर्न्स टू स्केल। डिफाइन आइसो क्वांट कर्व, यानी कि जो रिटर्न्स टू स्केल है उनके जो कर्व होते हैं उनको आइसो क्वांट कर्व कहते हैं। समुत्पाद या समोत्पाद वक्र के नाम से इसको जाना जाता है। एंड आइसो क्वांट कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि समोत्पाद वक्र उन कारक संयोजनों को दर्शाता है जिनसे समान उत्पादन होता है। यानी कि ये हमारे पास आईक्यू हो गया, यानी कि आइसो क्वांट हो गया। इधर हमारे पास कैपिटल हो गई और इधर हमारे पास लेबर हो गई फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गए, और ये हमारे पास 100 यूनिट्स का दिखा रहा है। तो चाहे ए कॉम्बिनेशन पे आप काम कर लो तो भी 100 यूनिट होगी, बी कॉम्बिनेशन पे काम कर लो तो भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस होगी। यानी कहने का मतलब है आइसो क्वांट वह कर्व होता है जो डिफरेंट फैक्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इक्वल लेवल यील्ड या इक्वल लेवल आउटपुट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज एक्सपेंशन पाथ, यानी विस्तार पथ क्या है? इसके स्टार मार्क लगाओ, ये आपसे पूछा ही जाएगा। एक्सपेंशन पाथ शोज द कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, यानी कि विस्तार पथ विभिन्न उत्पादन स्तरों पर न्यूनतम लागत वाले कारकों के संयोजनों को दर्शाता है। यानी कि यह रही हमारे आइसो कॉस्ट लाइन, ये रहा हमारा आईक्यू यानी कि आइसो क्वांट, ये रही कॉस्ट, ये रहा आइसो क्वांट, ये रही कॉस्ट लाइन, ये रहा आइसो क्वांट, और इन सबको मिनिमम जो कॉस्ट पॉइंट है उनको बताने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन पाथ कहते हैं, यानी कि विस्तार पथ के नाम से जानते हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट विद मैनी बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन फर्मों का जहाँ पे होता है उस कंडीशन को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। 3 कंडीशन होती है। अल्पकाल में आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है एंड लॉस हो सकता है, बट दीर्घकाल में यानी लॉन्ग टर्म में हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। डिफाइन मोनोपोली, यानी मोनोपोली, मोनो यानी सिंगल, पोलो यानी
सेलर यानी ऐसा मार्केट जिसमें एक ही सेलर होता है उसे मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर ए सिंगल सेलर कंट्रोल्स द एंटायर सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी एकाधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें एक ही विक्रेता पूरी आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है, कोई दूसरी निकट स्थानापन्न वस्तुएं भी नहीं होती। व्हाट इज ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार क्या है, जहाँ पे सेलर्स क्या होते हैं, गिनती के होते हैं और इन गिनती के सेलरों को का ही पूरे मार्केट में राजा राज होता है, इसे अल्पाधिकार कहते हैं। Oligopoly is a market structure with few large firms, interdependence and significant barriers to entry. अल्पाधिकार वह बाजार संरचना है जिसमें कुछ बड़ी फर्में परस्पर निर्भरता और प्रवेश में बाधाएं उस क्रिएट रखती है, यानी कि कुछ बड़ी फर्में ही वहां काम कर रही होती है, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यवसायिक चक्र क्या है। हमने कहा इस तरीके से जो आता है अप्स एंड डाउन्स वो होता है बिजनेस साइकिल, और इसकी जो आइडल सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें बूम होते हैं, रिसेशन होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, पीक होता है, ये सारा होता है, मंदी, तेजी, ये सब। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, यानी व्यवसायिक चक्र आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव को बताता है। नेम दी फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यवसायिक चक्र के चरण क्या है, तो इसके फेजेज मेन चरण है प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, शोइंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी, यानी कि समृद्धि, मंदी, अवसाद और पुनरुत्थान। यानी कि समृद्धि का मतलब यहाँ पे कंडीशन है, जो समृद्धि है, फिर है ना अवसाद है, मंदी है, डिप्रेशन है, फिर वापस रिकवरी है, फिर वापस ऐसी सिचुएशन चलती रहती है। एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत समझाइए। द थ्योरी स्टेट्स दैट ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो बताता है कि प्रत्येक उत्पादन कारक को या उत्पादन घटक को उसके सीमांत उत्पादन के या उत्पादकता के अकॉर्डिंग ही क्या मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज रेंट डिटरमाइंड, किराया, इसमें देखो ये गलत है, ये किराया वगैरह नहीं होगा, लगान कहते हैं इसको। लगान कैसे निर्धारित होता है, रेंट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव फर्टिलिटी एंड स्केर्सिटी ऑफ लैंड अंडर द थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि लगान भूमि की सापेक्ष उर्वरता और दुर्लभता के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कहने का मतलब हर एक जमीन की अपनी फर्टिलिटी है, हर एक जमीन की अपनी उपलब्धता और दुर्लभता है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, रेंट डिसाइड होता है। जैसे आप सिक्कर की किसी मेन मार्केट में कोई शॉप लोगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी महंगी मिलेगी, वहीं आउट साइड में आप लोगे तो आपको सस्ती मिल जाएगी। तो ये उससे दुकान की उपलब्धता है या वहाँ पे ज़मीन की उपलब्धता है। तो दुकान की फर्टिलिटी सॉरी ज़मीन की फर्टिलिटी डिफरेंस होती है, दैट्स वाई उसका रेंट जनरेट होता है। उसकी उपलब्धता स्केर्सिटी डिफरेंट होती है, दैट्स वाई रेंट उपलब्ध या प्राइस होता है। व्हाट इज वेज डिटर्मिनेशन, यानी मजदूरी निर्धारण क्या है। वेज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग, श्रम की आपूर्ति और सीमांत उत्पादकता से होता है। डिफाइन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। एक पर्टिकुलर वन एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्रीज की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री इन ए वन ईयर। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। स्टेट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां कौन सी है। नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड, यानी कि इसके मापन की विधि है आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का संबंध क्या है। हायर नेशनल इनकम जनरली इंडिकेट्स हायर इकोनॉमिक वेलफेयर, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो मैटर, यानी कि अधिक राष्ट्रीय आय सामान्यतः अधिक आर्थिक कल्याण को दर्शाती है, परंतु आय वितरण और जीवन गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं हम सेक्शन बी की, और सेक्शन बी में हमने रखे हैं बड़े क्वेश्चन जो कि बायलिंगुअल मोड में हमने आंसर भी रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लो, पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रीवियस पेपर्स में खूब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। एक्सप्लेन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर रोल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चन आपसे जरूरी नहीं कि इस तरीके से पूछा जाए, आपसे डिफरेंस पूछ सकता है माइक्रो और मैक्रो में, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस कर्व। इस देखो इसमें इस तरीके से नहीं पूछा जाता, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू द सुटेबल डायग्राम।
कि सूटेबल डायग्राम से आप उपभोक्ता संतुलन को एक्सप्लेन करो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपको इकोनॉमिक्स में। लैंग्वेज अलग होगी क्योंकि ये आप खुद जानते हो, ये क्रिएटेड है कंटेंट। एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स सिग्निफिकेंट, यानी इसमें पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न, यानी कि एक्सप्लेन दी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। हालांकि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी वैसी रहेगी, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बता रहा हूँ आपको। एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आपसे पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एक्सप्लेन हाउ द प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर द इट, आपसे यह पूछने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा आपको इनपरफेक्ट कंपटीशन में देखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फेजेस एंड थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल, एक्सप्लेन द फेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, आपसे पूछने के चांसेस है। एंड वहीं आपसे नेशनल इनकम के मेजरमेंट की मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये आपका जो सेगमेंट है इकोनॉमिक्स का, ये बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और मैं आपको यहाँ पे दोबारा ये कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए और उन पेपर्स को या उन जो क्लासेज है, ये सारी क्लासेज आपसे सिलेबस से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है इसमें एक भी ऐसी क्लास नहीं है जो आपसे रिलेटेड ना हो, सारी क्लासेस आपसे रिलेटेड है। सो विजिट माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट, मैं आपको एंड स्क्रीन पर इसका लिंक दे रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट का। अगर नहीं भी मिलता है तो आप कुछ नहीं, इतना ज़्यादा करना ही नहीं होता तामझाम, करियर रेडीनेस पे जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट एंजॉय करो। सिंपल सी बात है। तो ये थी अपनी बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट की क्लास। होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप हाइप करके जाए, है ना? और हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।